नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रावणासुर की स्टोरी एक्सप्लेन के बारे में। दोस्तों, जो अगर बात की जाए इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो IMDb ने इस मूवी को 10 में से 6.4 की रेटिंग दी है। वहीं 94% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मूवी अभी तक साल 2023 की वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री एंड सस्पेंस से भरी हुई मूवी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, जो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के AMD विजय तलवार को देखते हैं, जो अपनी कार से एक साइंटिस्ट राधा कृष्णन से मिलने जा रहे होते हैं कि तभी उनके कार के पास एक बैलून वाला बच्चा आकर बैलून फोड़ देता है। और उसके बाद जब वे राधा कृष्णन के पास पहुंचते हैं तो सबके सामने वो उसका मर्डर कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब उन्होंने राधा कृष्णन को क्यों मारा, ये तो हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अब अगले सीन में हमें कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कनिका नाम की एक लॉयर को देखते हैं, जो सिटी में काफी पॉपुलर लॉयर थी। पर उस दिन वो पहली बार अपनी जूनियर लॉयर रविंद्रन की वजह से केस हार गई थी, क्योंकि रविंद्र जिस विटनेस को कोर्ट में पेश करने वाला था वो वहां पर जाकर किसी और को पकड़ कर ले आया था। और इसकी इस गलती की वजह से कनिका यहाँ केस हार जाती है। इसलिए कनिका रविंद्र पर गुस्सा करने लगती है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि कनिका रविंद्र की एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर उसने सीनियर लॉयर शेखर से शादी कर ली थी, क्योंकि उस टाइम पर रविंद्र कुछ भी नहीं करता था। अब रविंद्र और कनिका के अफेयर के बारे में लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन इन सब बातों से शेखर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जब रविंद्र अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल आते हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी थी, और वो हर टाइम अपने पिछली डॉक्टर शांति का ही नाम लेते रहते हैं। अब उधर राधा कृष्णन के मर्डर वाली फोटो न्यूज चैनल पर वायरल होने लगती है और विजय पुलिस को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि फोटो जिसमें विजय का फेस बिल्कुल क्लियर नजर आया था। इसलिए विजय की बेटी हरिका तलवार विजय का केस लड़ने के लिए कनिका के पास आती, लेकिन कनिका यहाँ केस लड़ने से मना कर देती, क्योंकि ये केस बिल्कुल ओपन इनसाइड केस था। पर हरिका का यकीन था कि उनके फादर विजय तलवार ने कोई भी मर्डर नहीं किया है, इसलिए वो कनिका को मनाने के लिए रविंद्र से कहती है। अब रविंद्र तो हरिका को देखकर एकदम से फिदा हो जाता है और उसे पटाने के लिए वो कनिका के पैर पकड़कर उसे कन्विंस कर लेता है। दूसरी तरफ हम SP हनुमंत राव को देखते हैं, जो कई दिनों से छुट्टी पर थे, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। पर तभी DIG नरसिम्हा मूर्ति का कॉल उनके पास आता है और उन्हें राधा कृष्णन मर्डर केस पर काम करने के लिए कहते हैं। उधर रविंद्र हरिका के साथ उसके फादर विजय से मिलने जेल में जाता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि उस दिन ट्रैफिक लाइट एक बलून उनके पास आकर फूटा था और उसके बाद वो बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो उनकी कार एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस उन्हें राधा कृष्णन मर्डर में आकर अरेस्ट कर लिया, जबकि उन्हें तो इस मर्डर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि CCTV फुटेज में फेस विजय का ही था और मर्डर वेपन पर विजय के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। अब दूसरी तरफ हनुमान को इस केस को स्टडी करते हैं और उन्हें यकीन होता है कि इस केस में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पर किलर ने विजय को फंसाने के लिए एविडेंस प्लान किए होंगे और इसलिए वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। उधर रविंद्र विजय के अपोजिशन लॉयर से जाकर मिलते हैं और उन्हें बताता है कि वो इस केस को हार जाएंगे, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग विजय के हाथ में चोट लगी हुई थी, और अगर ऐसा है तो विजय के डिस्टेंस मर्डर स्पॉट पर होने चाहिए था। पर पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए विजय कभी वहाँ पर गया ही नहीं था। अब ये सुनकर हरिका रविंद्र के काम से खुश हो जाती है, पर यह प्लान रविंद्र पर ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि सुनकर अपोजिशन लॉयर पुलिस को मर्डर स्पॉट पर मिले ब्लड डिस्टेंस के DNA लेने को कहता है, जो कि विजय से मैच हो जाते हैं। और अब ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जिससे हरिका गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर हनुमंत अपनी टीम से इस केस से रिलेटेड लास्ट ईयर के केसेस में कोई पैटर्न ढूंढने को कहते हैं, और कुछ टाइम बाद उनके फीमेल ऑफिसर रूही को ऐसा ही एक सिमिलर केस मिल जाता है, जिसमें एक राउडी बंदूक पहलवान ने कुछ टाइम पहले एक औरत निर्मला एंजल के साथ लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया था और अगले ही दिन निर्मला का मर्डर हो गया था। पुलिस ने बंदूक पहलवान को तो पकड़ लिया, क्योंकि फुटेज में उसी का फेस दिखाया गया था, पर बंदूक पहलवान का कहना था कि उसने तो मर्डर किया ही नहीं, क्योंकि मर्डर वाले दिन जब वो अपनी कार से जा रहा था तभी उसके पास आकर एक बलून फटा था और वो बेहोश हो गया था, और अगले दिन जब उसे होश आया था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। अब ये सुनने के बाद हनुमंत बंदूक पहलवान के भाई गोली पहलवान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर गोली पहलवान से उन्हें पता चलता है कि एक आदमी उनके पास आया था, जिसने बंदूक पहलवान और गोली पहलवान दोनों का मेजरमेंट लिया था स्टैचू बनाने के लिए। वो लंदन में उनके स्टैचू बनाना चाहता था, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जब वहाँ CCTV फुटेज उसे दिखाते हैं तो उनका फोटो उन्हें मिल जाता है, और वो उस फोटो को हरिका को जाकर दिखाते हैं, तो वो बताती है कि ये आदमी विजय से मिलने भी एक बार आया था और उनका मेजरमेंट लेकर आया था, क्योंकि वो विजय के स्टैचू को लाइट क्लब में बनाना चाहता था। इसलिए वो हनुमंत को इस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए वो उसका पता करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं और उससे इसके पीछे की मिस्ट्री पूछते हैं, पर वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वहाँ पर रूही आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। अगले ही मिनट में गोली पहलवान आकर रूही को गन पॉइंट पर ले लेता है और उस बंदे को निकालकर वहां से ले जाने लगता है। भागते हुए हनुमंत बियर की बोतल गोली पहलवान के हाथ में मार देता है, जिसके उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है, पर फिर भी वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब गोली पहलवान वहां से सीधे DIG नरसिम्हा के पास आता है
और उन्हें शूट कर देता है। हालांकि पुलिस उसका पीछा भी करती है पर वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते और गोली पहलवान वहां से उस लड़के को साकेत के साथ उसके फ्लैट पर जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। दरअसल जिस गोली पहलवान ने सब किया वो रियल में गोली पहलवान का सिर्फ मास्क लगाया हुआ था, जबकि रियल में तो रविंद्र था। उधर नरसिम्हा के मर्डर की वजह से सारे स्टेट में डर का माहौल होता है। होम मिनिस्टर मुद्दी रेड्डी को सुना रहे होते हैं और इन दोनों के बीच में कभी भी नहीं बनती थी। मुद्दी रेड्डी सीएम से बहुत नफरत करता था। दूसरी तरफ पुलिस गोली पहलवान को किडनैप कर लेती है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि कल तो अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे पार्टी में था, जहाँ पर उसके पास एक बलून आकर ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया था पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। तभी हनुमंत को साकेत के बारे में पता चलता है कि साकेत एक मेकअप आर्टिस्ट है और उसने कई सारी फिल्में में मेकअप आर्टिस्ट का काम भी किया है। पर हाल ही में एक्टर ब्रह्मानंदम ने उसके खिलाफ एफआईआर फाइल की थी क्योंकि फिल्म के लिए ब्रह्मानंदम ने उसे मना कर दिया था और तब साकेत ने ब्रह्मानंदम के डुप्लीकेट को शूट कर लिया था। यानी साकेत ने ब्रह्मानंदम का मास्क रेडी करके उसे किसी और को पहनाकर शूटिंग की थी। बाद में उसने इस केस से सेटलमेंट करके बात दबा दी थी और उसी टाइम पर ही साकेत की मुलाकात रविंद्र से हुई थी और रविंद्र को साकेत का ये काम बहुत पसंद आया था और उसके बाद रविंद्र ने साकेत से दोस्ती कर ली थी, जहाँ पर एक बार साकेत ने रविंद्र को अपनी गर्लफ्रेंड जानू से भी मिलाया था। उसी रात पार्टी के बाद रविंद्र ने साकेत को बेहोश करके उसकी गर्लफ्रेंड जानू को किडनैप कर लिया था और रविंद्र ने उसे एक बिल्डिंग के अंदर जंजीरों से बांधकर रखा हुआ था। जब इस बारे में साकेत को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ था, लेकिन रविंद्र ने साकेत को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो उसकी गर्लफ्रेंड जानू को मार देगा। इसलिए सबसे पहले रविंद्र ने बंदूक पहलवान का मास्क बनवाकर निर्मला का मर्डर कर दिया था। उसके मर्डर में बंदूक पहलवान को जेल करा दी थी। उसके बाद कई सारे मास्क बनवाकर उसने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगले सीन में हनुमंत रविंद्र के पास ब्रह्मानंदम की फाइल देखने के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ केस करने का नहीं हैंडल किया था और वहाँ पर रविंद्र के हाथ में चोट देख लेते हैं जो कि उन्होंने गोली पहलवान के हाथ में बियर की बोतल से बनाई थी और समझ जाते हैं कि इन सब मर्डर के पीछे रविंद्र है। पर रविंद्र उन्हें चैलेंज करता है कि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसे कोर्ट के सारे रूल से पता है और वहाँ उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर रविंद्र उन्हें एक स्माइल देता है जिससे हनुमंत को भी पहली बार डर लगता है क्योंकि इस तरह क्रिमिनल उसने आज तक नहीं देखा था। वहाँ एक शैतान था और इस बारे में हरिका को बजाकर बता देता है और रविंद्र से दूर रहने के लिए कहता है। और अभी सब जानने के बाद हरिका रविंद्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है और रविंद्र के बारे में उसे ज्यादा जानकारी उसका असिस्टेंट दे देता है और इसलिए अब रविंद्र हरिका को मारने की प्लानिंग करता है। इसके लिए वो शेखर के पास जाता है और रात को उसके साथ ड्रिंक करते हुए उसे ड्रंक में दवा मिलाकर बेहोश कर देता है और साकेत को बुलाकर उसका फेस मास्क रेडी कर लेता है। और इसी बीच रविंद्र शेखर के फोन से हरिका को गंदा मैसेज करता है जैसे कि वो उसके केस को लड़कर उसके फादर को तो बचा सकता है पर उसके लिए उसे एक रात उसके साथ बितानी होगी। अब ये सब होने के बाद रविंद्र शेखर के मास्क पहनकर रात में हरिका के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो हरिका से जबरदस्ती करने लगता है और उसकी सिक्योरिटी को भी मारता है। उसके बाद वो हरिका के रूम में जाकर अपना मास्क निकाल देता है और फिर अपने ही रूप में हरिका के साथ रेप कर देता है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो बचा नहीं पाते और रविंद्र चाकू से हरिका का गला काटकर वहां से निकल जाता है। और अब अगले दिन पुलिस शेखर को अरेस्ट करने के लिए उसके घर आ जाती है, जबकि शेखर को लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उधर रविंद्र हॉस्पिटल में हरिका की बॉडी लेने पहुंच जाता है, जहाँ पर एसीपी हनुमंत अपनी टीम के साथ आए हुए थे। उनके सामने रविंद्र रोने का नाटक करता है पर हनुमंत कहते हैं कि उसने हरिका का रेप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उन्हें हरिका के पोस्टमार्टम के बाद उनके खिलाफ कुछ सबूत मिल ही जाएंगे। पर रविंद्र उन्हें बताता है कि मर्डर वेपन पर शेखर का ही फिंगरप्रिंट है और जिस बेड पर रेप हुआ था उस पर आपको शेखर का ही स्पर्म मिलेगा जो उसने पहले कभी कलेक्ट कर लिया था। यहाँ सुनकर हनुमंत को गुस्सा आने लगता है। उसके बाद जब रविंद्र अपने साथी रघु के साथ साकेत के पास आता है तो उसे इतने सारे मर्डर करने के लिए गुस्सा करने लगता है, पर रविंद्र उसे याद दिलाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जानू अभी भी उसके ही पास है, वो चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए साकेत अब डर जाता है। उसके बाद रविंद्र जानू के पास आता है पर जानू वहाँ से भाग चुकी होती है। अब रविंद्र उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ पर कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और रघु उसे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करवाता है। वहाँ पर जानू डॉक्टर को हेल्प के लिए बोलने ही वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर रविंद्र आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पर ये सब डॉक्टर को कुछ थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो पुलिस को इस बारे में जाकर बता देता है। और तब हनुमंत हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ लड़की तो साकेत की गर्लफ्रेंड है, यानी साकेत की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके रविंद्र उसे ब्लैकमेल करके सब मास्क रेडी करा रहा है। और इधर इस बारे में रविंद्र को पता चल जाता है, इसलिए वो साकेत से इस बार डॉक्टर का फेस मास्क बनवाता है और उसे पहनकर हनुमंत को मारने के लिए निकल पड़ता है। इस बार साकेत से रहा नहीं जाता, इसलिए वो हनुमंत को कॉल करके उन्हें बता देता है कि रविंद्र डॉक्टर का फेस मास्क लगाकर उसे आज मारने वाला है। जैसे डॉक्टर हनुमंत को मारने के लिए आता है दोनों के बीच गोलियां चलना स्टार्ट हो जाती और फिर डॉक्टर वहां से भागने लगता है और भागते हुए हनुमंत उसे शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। जब वो उसके मास्क को हटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने रियल डॉक्टर को ही मार दिया। दरअसल जब साकेत ने हनुमंत को कॉल किया था तब रविंद्र ने उसे देख लिया था और उसके बाद रविंद्र ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग रियल डॉक्टर को हनुमंत के मिलने के लिए भेजा था। इस बारे में रघु ने रविंद्र को लाइव अपडेट वीडियो के द्वारा दे रहा था।
पहले तो रविंद्र डॉक्टर का फेस मास्क लगाकर हनुमंत के पास गया था, पर जैसे ही वहां से भागा था तो रियल वाला डॉक्टर हनुमंत के सामने आ गया था। रविंद्र दूसरी साइड से वहां से निकल गया था और उसी जल्दबाजी में डॉक्टर की मौत हो गई थी। और उधर साकेत ने मौका पाकर रविंद्र को बेहोश कर दिया होता है। उसके बाद वो उसको फोन लेकर रवि को मैसेज कर एक लोकेशन पर बुला लेता है और वो जब वहां पर आता है तो फिर से उसे SMS करके सेफ हाउस जानू के पास जाने के लिए कहता है और उसे को फॉलो करते हुए साकेत भी जानू तक पहुंच जाता है, जहां पर साकेत की रवि के साथ फाइट होती है और वो उसे बेहोश करके जानू को छुड़ाकर ले जाने वाला ही होता है। तभी उसके सामने रविंद्र आ जाता है और काफी देर तक इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और तभी रविंद्र जानू को मारने लगता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रविंद्र की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उसे पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि वो उसे ढूंढते हुए कल उसके पास आई थी। तभी हनुमंत अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाते हैं और अब हनुमंत उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं, पर रविंद्र अपनी ही गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पर रखकर वहां से भाग जाता है और रात को ही रूही के घर आता है, क्योंकि रूही इस केस में रविंद्र के खिलाफ सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही थी। इसलिए रविंद्र उसके घर जाकर उसे डराकर कहता है कि वो इस केस को छोड़कर कहीं छुट्टी पर चले जाए और इसलिए अगले दिन रूही हनुमंत के पास आती है और उन्हें एक लेटर देकर चली जाती है। उस लेटर में रामचंद्र का एड्रेस लिखा हुआ था। यहाँ रामचंद्र रविंद्र के पिता थे जो उस टाइम पर अस्पताल में एडमिट थे और इसलिए हनुमंत उनसे मिलने अस्पताल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रामचंद्र अपनी पुरानी डॉक्टर शांति का ही नाम लेते रहते हैं और शांति का किसी ने लास्ट ईयर मर्डर कर दिया था और इसीलिए अब हनुमंत डॉक्टर शांति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग जाते हैं, जहाँ से उन्हें रविंद्र की पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। और उसके बाद वे रविंद्र को लेकर एक जंगल में जाते हैं, जहाँ पर रविंद्र ये सब मर्डर क्यों कर रहा है ये हमें सब बताया जाता है। दरअसल 20 साल पहले विजय तलवार की कंपनी फार्मा ने एक डायबिटीज की दवा तैयार की थी, पर उस दवा के कई सारे साइड इफेक्ट थे और इसलिए विजय तलवार ने साइंटिस्ट राधाकृष्णन को 2 करोड़ रुपए देकर इस दवा को पेटेंट कराकर मार्केट में उतारने की परमिशन मांग ली थी और बाद में उसकी यूज करने की पेशेंट्स में डिमोशिया यानी कि भूलने की बीमारी होना शुरू हो गई थी और इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर शांति को ही पता चला था जब वो रविंद्र के फादर का ट्रीटमेंट कर रही थी। दरअसल जब रविंद्र और उसकी सिस्टर छोटे थे तब इस दवा की वजह से उसके फादर को डिमेंशिया की प्रॉब्लम होने लगी थी और इसकी वजह से एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को छत से नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद तो फिर उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया और कई सालों बाद डॉक्टर शांति ने इस कंडीशन के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो तब शांति को विजय तलवार की कंपनी के बारे में पता चला। इस तरह से इस ड्रग की वजह से कई सारे पेशेंट की मौत हो रही थी, जिसके बारे में शांति ने पता कर लिया था। इस बारे में रविंद्र को भी सब कुछ बता दिया था। उसके बाद शांति ने अपने रिसर्च को फार्मा कंपनी की हेड हरिका को बताया और इस दवा को क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजने को कहा। यहाँ सब जानने के बाद हरिका ने डॉक्टर को अपने फादर के साथ मिलकर इस ड्रग को वेरीफाई करने के लिए कहा और इसके लिए डॉक्टर ने कुछ अनाथ बच्चों पर इसका प्रयोग करने की कोशिश की, क्योंकि उनके मौत के बाद उनके बारे में पूछने वाला कोई भी नहीं था और इसकी वजह से कई सारे अनाथ बच्चों की मौत हो गई और कुछ को भूलने की बीमारी हो गई। ये सब जानकर हरिका ने शांति को 200 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया, पर शांति इस ऑफर को रिफ्यूज कर देती और कोर्ट में केस फाइल कर देती और उस टाइम हरिका के इस केस को शेखर नहीं लड़ा था और तब शेखर ने हरिका को शांति को मारने के लिए आइडिया दिया था। इसलिए उसने बंदूक पहलवान और गोली पहलवान को हायर किया था। उन्होंने प्लान बनाया था कि वो दोनों शांति का रेप करके उसका मर्डर कर देंगे ताकि शक उन पर नहीं आ सके और फिर इन लोगों की दरिंदगी शुरू हो गई। उन लोगों ने शांति का रेप करके उसे बेरहमी से मार डाला, जबकि वो अपनी जान की भीख उन लोगों से मांगते रहे। उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को वीडियो कॉल पर हरिका को भी दिखाया। अगले दिन रविंद्र को शांति की डेड बॉडी एक गार्बेज एरिया में पड़ी हुई मिली और उसके बाद उसने इस मर्डर केस में 2 मासूम लड़कों को फंसाकर कोर्ट में पेश करने से पहले ही डीआईजी नरसिम्हा ने उनका एनकाउंटर कर दिया। उसके बाद रविंद्र ने शांति को न्याय दिलाने के लिए इनसे जुड़े सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। हरिका का रेप रविंद्र नहीं किया था, उसने बस उस तरह के सबूत प्लांट किए थे जिससे लगे कि उसका रेप हुआ है। और अब इन सबको मारने के बाद रविंद्र का आखिरी शिकार होम मिनिस्टर बुड्डी रेड्डी था, क्योंकि उस केस को बुड्डी रेड्डी ने अपनी पावर का यूज करके दबा दिया था, जिसके लिए उसने हरिका से अच्छी खासी रकम भी वसूली थी और इसलिए अब रविंद्र उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। पर हनुमंत उसे ऐसा करने से रोकते हैं और कानून की हद में रहकर उसे सजा दिलाने की बात करते हैं। पर रविंद्र जानता है कि कानून मुड्डी रेड्डी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद मुड्डी रेड्डी की बर्थडे पार्टी में रविंद्र उसे बेहोश करके साकेत से उसे फेस का मेजरमेंट लेकर उसका फेस मास्क बनवा लेता है। पर मुड्डी रेड्डी का फेस मास्क बनवाने के बाद उसे साकेत उसे लेकर मुड्डी रेड्डी के पास पहुंच जाता है। उसके सामने उस फेस मास्क को निकाल कर रख देता है, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं और तब साकेत उनसे मर्डर के बारे में सब कुछ बता देता है और अपनी गर्लफ्रेंड जानू को बचाने के लिए उनसे कहता है। यहाँ सब सुनकर मुड्डी रेड्डी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो रविंद्र का फेस मास्क बनाने के लिए साकेत से पहले कहते हैं और वो रविंद्र का फेस मास्क बनाने के लिए साकेत से कहता है ताकि उनका आदमी देवराजू उसे पहनकर सीएम को मार दे और उसका इल्जाम रविंद्र के सर के ऊपर आ जाए। इसी कारण देवराजू रविंद्र को बेहोश कर देता है और रविंद्र का फेस मास्क लगाकर सीएम की रैली में पहुंच जाता है, जहां पर पहले से लोग उसे बुके के अंदर छिपाकर एक गन दे देते हैं। उधर रविंद्र को जब होश आता है तो एक हाई सिक्योरिटी बंद में एक चेयर से बंधा होता है, जहां पर उसकी फाइट बहुत सारे बंदों से होती है। वो सबको मारकर वहां से बाहर निकल जाता है और सबसे पहले देवराजू को ही मारता है। दरअसल इस टाइम पर सीएम की रैली में जो पर्सन था वो रियल रविंद्र ही था और वहाँ पर सीएम को नहीं मारकर मुड्डी रेड्डी को ही मार देता है और फिर सारी पुलिस फोर्स रविंद्र को पकड़ने में प्लानिंग लगाती है और तभी मीडिया के सामने रविंद्र देवराजू को लेकर वहाँ पर आ जाता है। उस टाइम पर
देवराजू रविंद्र का ही फेस मास्क पहना हुआ था। वहाँ पर वो सबको बताता है कि इस आदमी ने उसका फेस मास्क पहनकर मुड्डी रेड्डी को मारा है, जबकि उस टाइम पर तो वो बेहोश था। इस बात की वेरीफाई तो साकेत से करवा और साथ ही साकेत कहता है कि देवराजू ने अब तक उससे सारे फेस मास्क बनवाए थे और मुड्डी रेड्डी को भी देवराजू ने ही मारा था और बाद में सेल्फ डिफेंस में रविंद्र ने उसे मार दिया था। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साकेत आखिर रविंद्र का साथ क्यों दे रहा है, जबकि रविंद्र ने तो साकेत की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया था। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जब साकेत जानू को छुड़ाने गया था तब रविंद्र ने अपनी पूरी सच्चाई बता दी और इसकी इस दर्द भरी दास्तान को सुनकर साकेत ने उसका साथ देने का उससे वादा किया था और मुड्डी रेड्डी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उनके प्लान का एक हिस्सा था। और इस तरह बड़ी ही चालाकी से रविंद्र ने सारे मर्डर से बाहर हो जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है और एक अच्छी लाइफ जीने लगता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रावणासुर मूवी की पूरी स्टोरी जो कि हमने आपके साथ एक्सप्लेन की। आई होप आपको हमारे द्वारा बताया गया ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आया होगा। आपको अब हमारे द्वारा बताया गया स्टोरी एक्सप्लेन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूले और साथ ही आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी और आप ये मूवी देखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। इसके अलावा दोस्तों जो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही जो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।